मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। आदाब। खबर दोपहर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर बन गई हैं। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सीजेआई ने द्रौपदी मुर्मू को ओहदे का हलफ दिलाया। इस तारीखी मौके पर राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा और सिफारती मिशनों के सरबराहान मौजूद रहे। हलफबरदारी के बाद खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जमहूरियत की ताकत ने उन्हें आला तरीन ओहदे तक पहुंचाया है। उन्होंने मजीद कहा कि सदर के बावकार ओहदे तक पहुंचना उनकी ज़ाती हुसूलियाबी नहीं बल्कि तमाम गरीबों की हुसूलियाबी है। द्रौपदी मुर्मू ने मजीद कहा कि सदर के ओहदे के लिए उनकी नामजदगी इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में गरीब न सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं बल्कि इसे हकीकत में बदल भी सकते हैं। अपने खिताब में द्रौपदी मुर्मू ने साक्षी बने अब तक के सफ़र पर भी कुछ रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये इत्तेफाक है कि उन्होंने मुल्क की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर अपने सियासी सफ़र की शुरुआत की थी और अब जब मुल्क की आज़ादी के 75 साल में कदम रख रहा है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर उन्होंने ऑफिस में जायज़ा लिया और अब तीनों अफवाज की जानिब से सलामी दी जाएगी। जब दिन निकला था उस समय लग रहा था कि बारिश किसी भी समय हो सकती है, लेकिन अब इस समय धूप बीच बीच में जब भी निकल रही है बादलों में से, काफी तेज उमस से भरा दिन। बारिश शायद कभी भी आए, लेकिन फिलहाल इस समय यहां राष्ट्रपति भवन में गतिविधियां लगातार जारी हैं। वर्तमान राष्ट्रपति के साथ पूर्व राष्ट्रपति, the predecessor and the successor, our former president and the current president, both together, and will now go to the dignitaries there at the forecourt, the central part of the forecourt. It's been a hectic day for everyone here at Rashtrapati Bhavan. A lot of preparations, making sure everything is in order as per protocol to be followed. Lots of activity happening. पूरा कार्यक्रम इस तरह से होता है कि आप घड़ियां मिला सकते हैं। प्रोटोकॉल का और समय को देखते हुए पूरा उसका हिसाब रखा जाता है। The guard commanded to stand at attention.
समारोह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नए राष्ट्रपति का स्वागत और पूर्व राष्ट्रपति को विदाई। श्रीमान अंतर सेना सम्मान कार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। The Guard Commander requesting former President Kovind to inspect the Guard. Mixed emotions, I'm sure, going through former President Kovind as he remembers his time 5 years ago when he came in here, a tenure well lived, a tenure well served. A grateful nation thanks him. And now the band will strike up a slow march for the inspection. साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की विदाई तकरीब और द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर खैर मकदम सदर जमहूरिया बनने के बाद। ये तीनों अफवाज के गार्ड की सलामी के बाद मुआयना करते हुए रामनाथ कोविंद ने अपने ओहदे के 5 साल पूरे करने के बाद आज उनके लिए एक लम्हा जो उन्होंने यहाँ पर गुजारे 5 साल बहैसियत सदर जमहूरिया करने का, आज उनकी ये विदाई अपने कार्य को संपन्न करने का रिवायत के मुताबिक अंजाम दी जा रही है। मन में आता है उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव। धन्यवाद भी, आभार भी। सम्मान गारद का निरीक्षण संपन्न। Gratitude and greetings going side by side.
अंतर सेना सीमांत गार्ड पकड़ अंतर सेना सीमांत गार्ड फाइट फाइट अंतर सेना सीमांत गार्ड फाइट चल अभिवादन भी, आभार भी और विदाई भी। As the band picks up a quick march and the guard marches off, smiling faces greet the former president as he interacts with the people he had a close association with, built a close rapport with during his tenure. Memories made, memories imprinted, and of course relationships built. मन के भाव चेहरों पर, exchanging of notes, conversations, and I'm sure relationships which will carry on into the future. Nostalgic moment for the former president as he's accompanied by the president, Srimati Murmu. पूर्व राष्ट्रपति की राष्ट्रपति भवन से औपचारिक विदाई। और आगे बढ़ेंगे। विजय दिवस के मौके पर बीजेपी की जानिब से घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग समेत दीगर सीनियर लीडरान इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग की तरफ से आज इस लाल चौक घंटाघर से एक बाइक रैली जिसमें 180 से ज्यादा लोकल जो यहाँ के नौजवान हैं और 120 जो बाहर से आए एक बाइक रैली यहाँ से लेकर वार मेमोरियल कार्यालय तक जाएंगे और 26 जुलाई को जिसको हम विजय दिवस के तौर पे मना रहे हैं वहाँ उन शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की फौजी और पाकिस्तान के दहशतगर्दों को 1992 में देश की सरहदों से खुदेड़ के मार के उस सरजमीन को, हिंदुस्तान की सरजमीन को उनके नापाक कदमों से पाक किया था। उनकी याद में आज ये रैली यहाँ निकाल रही है। और सबसे बड़ी बात है जो आज यहाँ देखने को मिल रही है ये वो लाल चौक है जहाँ 5 अगस्त 2019 तक यहाँ मिलिटेंटों के जनाजे उठाए जाते जहाँ यासीन मलिक जैसे दहशतगर्द जहाँ हुर्रियत का कब्जा होता था। और आज ये पूरा लाल चौक भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है। ये चेंज है 5 अगस्त 2019 से पहले और 5 अगस्त 2019 के बाद। तो जो आज का जो हमारा ये जलसा है ये हमारा तिरंगा यात्रा है। ये कारगिल उन शहीदों के लिए हम मोटरसाइकिल कुछ भेज रहे हैं ताकि उनके जो शहीदों को वो सन्नारी पेट कर सके और जो हमारा भाईचारा है और एकता यहाँ कायम रहे। उसके बाद ये पहला जलसा है लाल चौक में। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं और बड़ी खुशी का दिन है कि ये तिरंगा रैली यहाँ पे हुई और हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से नरेंद्र मोदी जी से बहुत खुश हैं। खास करके हम एसटी की बात करते हैं कि एसटी जो भी है भारतीय जनता पार्टी पे बहुत खुश है।
मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी की वो तमन्ना पूरी हुई जब यहाँ पे हुर्रियत और यहाँ के सियासी लीडरों ने इसको अखाड़ा बनाया था। कत्लो गारत होती थी, पाकिस्तान के झंडों को चढ़ाया जाता था। आज मैं कैसे समझाऊं खुशी कितनी है कि इस लाल चौक से बाइक रैली निकलेगी और तिरंगा लेके जो करगिल में इख्तिदाम पजीर होगी। और सबसे अफजल है हमारे लिए, इसलिए महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान ने उस वक्त कायराना एक हरकत की थी जब वहां पे जंग शुरू की थी। विजय दिवस है ही है, उसके लिए हम सबको शुभकामनाएं देंगे। और जो हिस्टोरिकल इसको ज्यादा बना रहा है वो हमारा घंटाघर बना रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट रहा है। हमेशा कश्मीर की आन शान यहाँ पे रही है और यहाँ से तिरंगे को आन और शान के साथ निकाला जा रहा है। इससे बढ़कर हम कश्मीरियों के लिए और हम देशवासियों के लिए और कोई बात हो ही नहीं सकती है। लाल चौक श्रीनगर का तारीखी घंटाघर, और यहाँ हर तरफ तिरंगे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद बीजेपी वर्करों की है और ये मौका है विजय दिवस मनाने का। ये मौका है कारगिल में जो जीत दर्ज की है वो जीत मनाने का। और यहाँ से ये कहा गया है कि एक रैली निकलेगी। कहा तो ये जा रहा है फिलहाल कि यूनियन मिनिस्टर यहाँ आएंगी, लेकिन उसकी अभी तस्दीक नहीं है। स्मृति ईरानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ आएंगी, लेकिन फिलहाल अभी तक पता नहीं है। तैयारियां यहाँ जोरों पे है और एक तरह से ये तारीखी इसलिए है कि घंटाघर के बारे में आपने कई बार सुना होगा। यहाँ पे कितनी चीजें हुई, कितने जलसे हुए, और बीजेपी के इन अरकान का कहना है कि वो आज इसी घंटाघर से एक पैगाम देना चाहते हैं। वो पैगाम है तिरंगे का, वो पैगाम है जीत का जो करगिल में दर्ज की गई। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आधार कार्ड से वोटर शनाख्ती कार्ड मुंसलिक करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। आधार से वोटर शनाख्ती कार्ड को जोड़ने के लिए इंतखाबी कानून में की गई तरमीम के खिलाफ कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अदालत में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने इस इक़दाम को गैर आईनी करार दिया। उन्होंने इसे राजदारी के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी बताया। इस अर्जी पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच समाअत करेगी। सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे दिल्ली से फोन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, एक अहम समाअत है अदालत में, वोटर कार्ड से जोड़ा जाए आधार को, लेकिन इस पर अब काफी सियासत हो रही, मामला अदालत में पहुंच गया है। क्या कुछ आज अहम होने वाला है अदालत में? जी देखिए, आज फिलहाल रणदीप सिंह सुरजेवाला पर वाला है कि जो जानकारी मिली है वो ये है कि उनकी तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी आज कोर्ट में उनका पक्ष रखेंगे। हालांकि रणदीप सुरजेवाला की तरफ से केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से लिंक कराया जाए। हालांकि रणदीप सुरजेवाला की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें ये कहा गया है कि सरकार किसी भी प्राइवेट पर्सन को बाध्य नहीं कर सकती है कि वो अपने किसी भी दस्तावेज को आधार से लिंक करें। अगर ऐसा होता है तो ये उनके प्राइवेसी का हनन होगा। आधार के संवैधानिकता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले में साफ तौर से ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने दस्तावेजों को अपने विवेक के ही मुताबिक किसी भी पर्टिकुलर सरकारी दस्तावेज के साथ लिंक कर सकता है। लेकिन सरकार अगर इस प्रकार का नोटिफिकेशन लाकर किसी आम व्यक्ति को बाध्य कर रही है कि वो अपना दस्तावेज लिंक करे, ऐसे में उनके प्राइवेसी का हनन होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। थोड़ी देर में माना जा रहा है कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में 27% OBC रिजर्वेशन मामले को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में आज अहम समाअत होगी। 27% OBC रिजर्वेशन मामले में चीफ जस्टिस के जरिए तश्कील दी गई स्पेशल बेंच मामले की समाअत करेगी। 23 जून को होने वाली समाअत में हुकूमत ने अदालत से OBC रिजर्वेशन को लेकर आदाद-ओ-शुमार पेश करने के लिए वक्त मांगा था। 27% OBC रिजर्वेशन की हिमायत और मुखालफत में 63 अर्जियां हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। तो 27% OBC रिजर्वेशन मामले की समाअत जस्टिस शेल नागू की बेंच समाअत करेगी। 27% OBC रिजर्वेशन को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पार्टियों के बीच सियासी घमासान जारी है।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 27% ओबीसी रिजर्वेशन के हक में है, लेकिन दोनों के सियासी एजेंडे मुख्तलिफ हैं। मेहताब आलम हमारा नुमाइंदे भोपाल से जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी दोनों चाहते हैं 27% रिजर्वेशन के मामले पर दोनों चाहते हैं कि हो, लेकिन अपने अपने तौर पर इसको भुनाने की एक तरह से कोशिश हो रही है ताकि सेहरा वो खुद के सर पर बांध लें, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस। किस तरह की सियासत भोपाल में हो रही है भी? जिलानी में बता दें कि मध्य प्रदेश में 14% से बढ़ाकर 27% ओबीसी रिजर्वेशन कमलनाथ हुकूमत ने 2019 में किया था, जिसकी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने मुखालफत की थी। लेकिन जो है यहाँ पर हुकूमत बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली आई। अब दोनों ही पार्टियां 27% ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर्स की तादाद 52% है और दोनों ही पार्टियां उस वोट से लगी रहना चाहती हैं, क्योंकि 52% वोटर जिसकी तरफ जाएंगे उस पार्टी की जीत यकीनी मानी जाती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने 230 सीटों में जो है अगर वहां पर बात करें तो 142 सीटें ऐसी हैं जिसको ओबीसी वोटर मुतासिर करते हैं, इसलिए दोनों पार्टियों की उस पर लगा लगी हुई है। आज जो है जो समाअत होनी है 34वें नंबर पर उसकी समाअत होगी, जस्टिस शिलनागू की बेंच करेगी और थोड़ी देर बाद समाअत होगी, लेकिन सबकी नजर उस पर लगी हुई है कि अदालत का मौक़िफ़ क्या रहता है। मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है कि हिमायत और मुखालफत में 63 अर्जियां दी गई हैं, और रही बात बीजेपी भी चाहती है कि रिजर्वेशन हो, कांग्रेस भी चाहती हो। कांग्रेस, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने किया भी था, लेकिन सरकार बदली तो लहजे बदले। लेकिन रिजर्वेशन के मामले पर अब इतनी मजबूरी है बीजेपी की। किन मजबूरियों के तहत बीजेपी जब पहले मुखालफत कर रही थी आज फिर हिमायत में है? उसकी वजह यह है जिलानी की मध्य प्रदेश का जो ओबीसी वोटर है उसकी तादाद जो है 52% है। तो कौन पार्टी है जो उसकी मुखालफत जो है मोल लेना चाहेगी? उस वक्त जो है क्योंकि हुकूमत में नहीं थे इसलिए मुखालफत करनी थी, और अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस ने जो है 27% का ऐलान किया, लेकिन उसका तरीक़ाकार गलत था और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उस तरीक़ाकार को बदला जाए और तमाम जगहों पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाए, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे सियासत का मामला हो या दूसरे शोबे, सब पर दिया जाए। इसलिए जो है दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इसको लेकर सियासत जारी है और दोनों पार्टियां इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही हैं। अब इसमें कहां तक कामयाबी होगी, अदालत का मौक़िफ़ क्या होता है, अदालत क्या जजमेंट देती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, समाअत पर आप नजर रखें क्या कुछ आज अदालत में होगा, इस पर हम आगे अपडेट देंगे अपने नुमाइंदों को। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी जानकारी के लिए। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।